नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ मऊ विधान परिषद के चुनाव के लिए नामांकन के पर्चे शुक्रवार को बिकने शुरू हो गए। दूसरे दिन शनिवार को भी 10 सेट पर्चे बिके। पर्चे खरीदने वालों में विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह, आम आदमी पार्टी के दुर्गजय सिंह, बसपा से सिकंदर कुशवाहा, कांग्रेस से ओम प्रकाश यादव और पवन कुमार सिंह ने पर्चे खरीदे। इन सभी प्रत्याशियों ने 2 सेट पर्चे लिए। एक दिन पूर्व भाजपा विधायक अरुणकांत यादव ने 3 सेट पर्चे मंगवाए थे। वहीं दूसरे दिन भाजपा एमएलसी के बेटे विक्रांत सिंह का पर्चा खरीदना चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 2 दिन में अभी तक 16 सेट पर्चों की बिक्री हो गई है। प्रदेश में विधान परिषद का चुनाव 3 मार्च को होना है। ऐसे में सभी दल चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी दल ने प्रत्याशियों के नाम नहीं घोषित किए हैं। अभी तक इस सीट से सपा के राकेश यादव गुड्डो विधान परिषद सदस्य हैं। वहीं भाजपा से विधायक अरुणकांत यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, विक्रांत सिंह, सहजानंद राय सहित कई अन्य दावेदार लाइन में लगे हुए हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह का कहना है कि अभी तक ऊपर से किसी भी प्रत्याशी का नाम नहीं आया है। ऐसे में पार्टी का अभी कोई उम्मीदवार नहीं है। विधान परिषद चुनाव को लेकर अभी तक किसी भी दल ने प्रत्याशियों के नाम के पत्ते नहीं खोले हैं। भाजपा और सपा से बड़ी संख्या में नेता अपनी अपनी दावेदारी में लगे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि पार्टी किस पर भरोसा जताती है। जहां समाजवादी पार्टी के सामने अपनी सीट बचाने की चुनौती है, वहीं भाजपा अपने डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के बहाने सीट पर काबिज होना चाहती है। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद जहां प्रशासनिक हलके में खलबली मची है, वहीं डीएम ने भी इस पर सख्त रुख अपनाया है। डीएम अमृत त्रिपाठी ने जानकारी दी कि जनता दर्शन के दौरान उनको ये शिकायत मिली थी। इसके अलावा भी जानकारी की जा रही है हरित पट्टी पर कैसे अवैध कॉलोनियां डेवलप हो गई। एडीए अधिकारियों के खिलाफ एक तरफ जहां कार्रवाई के लिए ऊपर लिखा जा रहा है, वहीं एडीए के चपरासी को डीएम कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया। डीएम ने बताया कि एडीएम फाइनेंस और पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन के नेतृत्व में टीम का गठन कर दिया गया है, जो ग्रीन बेल्ट में अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर जांच और रिपोर्ट देगी। प्रत्येक विभाग में करप्शन रोकने के लिए शासन की तरफ से एंटी करप्शन सेल की व्यवस्था है। डीएम ने बताया कि एंटी करप्शन सेल के नंबर को प्रत्येक विभाग में डिस्प्ले कराया जाएगा, जिससे लोग सीधे शिकायत कर सकें। इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। बता दें कि जन सुनवाई में जिलाधिकारी से शहरी क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों ने मौखिक रूप से एडीए के जेई व 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के खिलाफ मौके पर जाकर पैसे के नाम पर नोटिस देने और काम रुकवाने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। डीएम ने एडीए सचिव बैजनाथ को भी तलब किया था और उनसे जानकारी ली थी। एडीए सचिव ने भी जनता की मौखिक शिकायत के आधार पर ही जेई व 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है। इस पर डीएम ने दोनों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अपने कार्यालय से संबद्ध कर लिया है। 2 अफसरों की टीम की जांच आख्या में ये देखा जाएगा कि किस कर्मचारी ने विभागीय कार्यों के दायित्व का निर्वहन नहीं किया और प्रतिबंधित क्षेत्र में उनकी अनदेखी से अवैध निर्माण हो गए। ये में भ्रष्टाचार का मामला आया, आप इस तरह से क्या कार्रवाई हो रही है? ये जनता दर्शन में मेरे समक्ष कुछ लोगों ने मिलकर के यहाँ के एडीए के जेई और इनके चपरासी हैं, उनके विषय में ये शिकायत की थी कि इनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यद्यपि ऐसा कोई साफ उन्होंने दिया नहीं, लेकिन क्योंकि एक मौखिक शिकायत थी तो इसका संज्ञान लेते हुए मैंने इस पर एडीए के सचिव से रिपोर्ट मंगाई है। तो सचिव ने भी इस बात को कहा है कि ऐसा जनता दर्शन में जिलाधिकारी को बताया गया, उसी के आधार पर उन्होंने इनके विरुद्ध कार्रवाई रिकमेंड की है। तो मैंने इसमें एडीएम एफआर साहब और एक्शन पीडब्ल्यूडी की एक समिति बनाते हुए इसमें एक जांच स्थापित की है और तब तक के लिए इनके जो चपरासी हैं इनको अपने ही कार्यालय में संबद्ध किया है और जांच में ये पूरे तथ्य देखे जाएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है। अगर कोई अवैध कॉलोनियां बनी हैं तत्समय वो कैसे बन गई हैं, उस पर क्यों तत्समय कार्रवाई नहीं की, और इसमें अगर पुष्टि होती है जांच में तो इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और विजिलेंस को भी लिखा जाएगा। सर, विभागों में कई भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, तो आपके स्तर से उसमें और क्या कार्रवाई हो रही है आगे? देखिए, विभागों में भ्रष्टाचार के संबंध में एंटी करप्शन सेल गवर्नमेंट ने बनाया है और एंटी करप्शन सेल के काफी सारे लोग रहते हैं। उनके नंबर्स भी हम लोग विभागों में बहुत जल्दी डिस्प्ले कराने जा रहे हैं कि उनके जो सेक्टर प्रभारी होते हैं उनके गोपनीय नंबर होते हैं, उस नंबर पे सभी लोग जहां उनको भ्रष्टाचारी को शिकायत मिलती है वहां पे डायरेक्टली शिकायत अगर आप करेंगे
तो वो लोग रंगे हाथों लोगों को, ऐसे कर्मचारियों को, अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़वाते हैं। तो हम लोग इसमें एक व्यापक प्रचार प्रसार करा करके सभी जगहों पे इसको पेंट कराएंगे। आजमगढ़ की अधिकतर सीटों पर सिर्फ कमल ही खिलेगा। प्रदेश में 350 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। जनपद की जनता पूरे उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सरताज पहनाने को बेकरार है। उक्त बातें शनिवार के दिन एक प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के गोपालपुर विधानसभा के प्रत्याशी सत्येंद्र राय ने कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाई गई जनहित योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और हमें जनता का स्नेह और समर्थन मिल रहा है। गोपालपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक नफीस अहमद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल तक क्षेत्र में विधायक द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया। सपा विधायक अपनी निधि से कराए गए विकास कार्यों का ब्यौरा दें, सब कुछ सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आजमगढ़ जनपद के विकास के लिए काफी धन आवंटित किया गया। अगर मौजूदा विधायक विकास कार्य के लिए प्रस्ताव भेजते तो मुख्यमंत्री द्वारा उनके प्रस्ताव पर अमल किया जाता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आजमगढ़ पर विशेष ध्यान देते हुए महाराजा सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय देने का काम किया गया। गोपालपुर विधानसभा में हवाई अड्डे का निर्माण करवाया। भाजपा प्रत्याशी ने पार्टी में गुटबाजी से इनकार किया, कहा कि उन्हें सभी का सहयोग मिल रहा है। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर उन्होंने कहा कि परशुरामपुर को तहसील बनवाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही देवारा क्षेत्र में बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए पुल का निर्माण कराया जाएगा। गोपालपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र राय 7 फरवरी को केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। वह 11 फरवरी को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि विगत कई वर्षों से क्षेत्र के लोगों के बीच रहकर उनके दुख दर्द को महसूस किया जाता रहा है। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए पार्टी ने उनको गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया। प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, विधानसभा प्रभारी नारायण पांडे आदि मौजूद रहे। गोपालपुर विधानसभा में के परशुरामपुर बाजार की छावनी पर जो कि उसको खोला जा रहा है, जिससे कि कार्यकर्ताओं और आम जनमानस के बीच जो है सामंजस्य स्थापित करके हम लोग अपना प्रचार प्रसार नियमित रूप से करें और उसमें हमको सहयोग मिले। और नामांकन 11 तारीख को होगा और जिसमें सारे लोगों से अनुमति ले ली गई है और हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, माननीय प्रदेश विधानसभा प्रभारी जी हैं और 11 तारीख को नामांकन किया जाएगा। प्रचार प्रसार आपने शुरू कर दिया, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको? जबरदस्त उत्साह है और आप लोग भी जाते होंगे तो देखते होंगे कि पूरा का पूरा गांव निकल पड़ रहा है। जाति बिरादरी सबका बंधन टूट चुका है। अब पूरी गोपालपुर की जनता जो है पूरी तरह से आशीर्वाद और प्यार मुझको दे रही है। गोपालपुर में कभी झंडा लहराया नहीं, किस तरह लहराएंगे? इस बार तो गोपालपुर के नील गगन में केसरिया लहराने जा रहा है। इसमें कोई शंका सुबह नहीं रह गई है क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बागी हो गए हैं आपके टिकट मिलने के बाद, राधे श्याम से कुछ नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं और नाम लेकर के आप लोग झूठ मूठ का उछाल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है और कहीं से बागी नहीं है। आपसे बात हो गई? अरे मेरी अभी कल ही बात हुई है, अभी मैं उनके घर गया था। तो हम लोग तो प्रचार प्रसार में निकलते हैं तो एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते हैं। क्या मुद्दे हैं आपके, जैसे जो पार्टी के मुद्दे हैं उसको हटा के क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पार्टी तो निचले स्तर से खुद ही जो है जनता जनार्दन के लिए लगी है। उन्हीं नीतियों में हम लोग एक कड़ी के रूप में काम करते हैं और कार्यकर्ता बन करके जो है जनता के बीच में जा करके सेवा करते हैं। जनप्रतिनिधि बनने के बाद आपके मन में होगा ना कि गोपालपुर में मैं कुछ ऐसा करूंगा जो माइलस्टोन होगा, जो अभी तक नहीं हुआ, वो बताएं। वो तो मैंने बताया है इसके पहले कि परशुरामपुर में तहसील स्थापित कराने के बारे में जो है कार्य किया जाएगा और देवारा को जो है पुल की कनेक्टिविटी से जो है जोड़ने का काम किया जाएगा। जैसे देवारा में बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, कैसे उसका? देखिए, जो निचला इलाका है जहाँ पे कि पानी के बहाव को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन पुल के निर्माण से जो है बरसात के दिनों में, उन दिनों में जो है आवागमन में कोई कठिनाई ना हो, बच्चे स्कूल जा सकें और उधर भी एक जो है महिला डिग्री कॉलेज कम से कम स्थापित हो सके, ऐसा हम लोग जो है
आगे प्रयास करेंगे। और बाकी जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनको पढ़ाई लिखाई में, जो किसान भाई बाहर जाते हैं उनको आवागमन में कोई कठिनाई ना हो। रहा सवाल जो है बाढ़ग्रस्त रहता है तो वहाँ कुछ चीज़ें हैं, जैसा सुझाव आएगा आगे चल के, तो अगर कहीं छोटा बांध बनाने का भी प्रयास करना होगा तो उसके लिए भी हम लोग जो है प्रयास करेंगे। गोपालपुर को समाजवादी पार्टी का एक गढ़ माना जाता है। पिछले कई विधानसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतते रहे हैं। मौजूदा विधायक भी अपना दम भर रहे हैं कि वहाँ से जीत तो सपा की ही होगी। किस तरह से जातीय समीकरण को छोड़ करके जीत हासिल करेंगे? देखिए, गोपालपुर को गढ़ कहिए या आप लोग तो पहले कहते थे कि पूरा आजमगढ़ जो है समाजवादी पार्टियों का गढ़ है। पूरे आजमगढ़ में जिस तरह से जनता उत्साहित है, और गोपालपुर में तो उत्साहित नहीं, बहुत ज़्यादा उत्साहित है। और गढ़ जो है कुछ होता नहीं है, गढ़ टूट चुका है, क्योंकि जाति और धर्म की राजनीति जो है बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं थी। इसको भारतीय जनता पार्टी ने सही साबित कर दिया। क्यों कि हर लोग, हर सारे समाज के लोग इकट्ठा होकर के आज भारतीय जनता पार्टी को जो है पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूजनीय माननीय योगी जी को समर्थन दे रहे हैं। हम सारे कार्यकर्ता उन्हीं के कामों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के क्षेत्र में गांव-गांव, घर-घर जा कर के लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। मौजूदा विधायक कह रहे हैं कि गोपालपुर में 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ, हम तो विपक्ष में थे और सरकार ने कुछ काम नहीं किया। देखिए, ये तो बहाना वाली बात हो गई कि विपक्ष में थे, आप एक विधायक थे। हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसी समस्याएं थी जिसको आप अपनी निधि से करा सकते थे। निधि का क्या हुआ? अभी आप लोग जो है अब यहीं से निकलवा लीजिए ना कि अपनी पूरी निधि का इन्होंने कहाँ कहाँ पर खर्च किया है, उसका ब्यौरा तो दे सकते हैं। आप उनसे सवाल करिए, आप उनसे सवाल करिए कि आपकी निधि का क्या हुआ, उसका आप ब्यौरा दीजिए। अगर ईमानदारी होगी कहीं जहन में तो उसका जो है ब्यौरा देंगे। और दूसरी बात, आप प्रस्ताव देते, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आजमगढ़ को कभी 2 आंख से नहीं देखा, बल्कि जहां हमारे विधायक सांसद ज़्यादा जीते हैं वहां से ज़्यादा ध्यान उन्होंने आजमगढ़ के लिए दिया। महाराजा सुहेल देव के नाम पर विश्वविद्यालय देने का काम किया। हमारे ही विधानसभा, गोपालपुर विधानसभा में हवाई अड्डे का निर्माण कराया। तो ऐसी अनेक विकास की परियोजनाएं उन्होंने दिया आजमगढ़ को, कहीं कोई भेदभाव नहीं किया। तो ये तो अगर कोई भी कहता है तो उसका कथन एकदम बिल्कुल असत्य है और मिथ्या है और जनता को भ्रमित करने वाला है। आखिरी सवाल, मुकाबला समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से किससे मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी का भी किसी से मुकाबला नहीं है। और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो कहते थे कि इस बार हम 350 पार हैं, तो हमको तो अब लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत कम आंकड़े पर ये लोग सिमट के रह जाएं। आजमगढ़ में कितनी सीट दे रहे हैं? कितनी सीट दे रहे हैं पार्टी को? आप लोग तो मानते ही नहीं हैं, लेकिन इस बार आप लोगों को मानना पड़ेगा। जब खटाखट जो है कमल खिलेगा तब। आजमगढ़ में जनवरी माह के आखिर में हुई टीईटी परीक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ जहां स्कूलों की मान्यता पर तलवार लटक गई है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को समायोजित किया जाएगा। पुलिस ने छात्रों से नकल के नाम पर लाखों रुपए वसूलने वाले 22 लोगों को जेल भेजा था, जिसमें आजमगढ़ के कई प्रतिष्ठित स्कूलों के प्रबंधक व अध्यापक स्टाफगढ़ भी शामिल थे। डीएम के अनुरोध पर एसपी ने सभी आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ डीएम ने भी जिन विद्यालयों के प्रबंधक जेल भेजे गए उन विद्यालयों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएम ने बताया कि संज्ञान में आया था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद की परीक्षा को लेकर इन विद्यालयों को भी सेंटर बनाया गया था, जिसको रद्द किया गया है। इसके अलावा मान्यता रद्द होने की स्थिति में ये नियम है कि ऐसे नागी स्कूलों पर पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे विद्यालयों में समायोजित किया जाता है। ऐसा ही इन विद्यालयों में भी किया जाएगा। बता दें कि पुलिस की इस कार्रवाई में डीआईओएस कार्यालय के एक बाबू को भी जेल भेजा गया था। वहीं खुद डीआईओएस के खिलाफ भी शासन स्तर पर निलंबन की संस्तुति की गई है। टीटी में सामूहिक ये नकल की मामले सामने आए थे और कई प्रबंधकों की संलिप्तता सामने आई थी, तो उसमें क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, जहां प्रबंधकों की संलिप्तता शामिल हुई थी तो उनके खिलाफ तो मुकदमे काम करा दिए गए। मैंने कप्तान साहब से अनुरोध भी किया कि इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई भी जरूर कराएं। साथ ही साथ ऐसे स्कूलों की मान्यता निरस्त करने के लिए भी मेरे स्तर से शासन को लिखा जा रहा है। और ये स्कूल
जो माध्यमिक के केंद्र भी शायद पहले बना दिए गए थे, तो उनको इस माध्यमिक की परीक्षा में भी केंद्र न बनाने को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। और साथ में इन स्कूल के बच्चों को भी इसमें किसी तरह घबराने की जरूरत नहीं है। नष्ट की जाती है तो उनका सामाजिक व्यवस्था भी कराई जाएगी। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में हम मनाते आए हैं। ये दिन ऋतुराज बसंत के आगमन की जहां सूचना देता है, वहीं इस दिन कला, वाणी व ज्ञान की देवी मां सरस्वती का भी पूजन किया जाता है। इस अवसर पर मां सरस्वती के प्रादुर्भाव का दिन सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका में पूजन अर्चन कर श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। कहना ओम माता सरस्वती में स्वाहा, ओम भूर में स्वाहा, ओम कुंड दीप ज्योति जनार्दन दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदं देश बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते। ना होगा कि मानव हृदय में उमंग भरने वाला ऋतुराज वसंत ही है। वसंत का आगमन एवं स्वागत ऋतुराज वसंत के आगमन की सूचना हमें प्रकृति से ही प्राप्त होती है। प्रकृति में एक नवीन चेतना दिखाई देने लगती है। सभी वनस्पतियां, वृक्षादि अपने पुराने आभूषणों यानी पंतों को त्याग करके नवीन आभूषण धारण करते हैं। लताएं नववधु के समान मुखरित पुष्पों से अपने को सजाती हैं और वसंत का स्वागत करने को व्याकुल हो उठती हैं। कहीं कल कल करते हुए निर्झर जल मन को आकर्षित कर रहे हैं, तो कहीं पर्वत शिखरों पर पिघलती बर्फ की धाराएं अपना अनोखा सौंदर्य फैला देती हैं। खेतों में पीली सरसों के फूलों को देखकर आभास होने लगता है कि मानो प्रकृति वधु ने ऋतुराज का स्वागत करने के लिए पीली साड़ी पहन ली हो। नाना प्रकार के गेंदा के फूलों से वाटिका की शोभा दुगनी हो जाती है। चिर सहचरी प्रकृति के इस नूतन उल्लास से सभी का हृदय गदगद हो उठता है। परिवर्तन ही जीवन है। जब निर्जीव वस्तुएं भी वसंत को देखकर अपना रूप बदल देती हैं, तो भला मानव जो प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है, इस सिद्धांत का अनुकरण कैसे नहीं करेगी। यकीनन इस ऋतु में नाना प्रकार के पुष्पों की सुगंधित पवन से प्राणदायिनी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। वसंत ऋतु मानव के विषाद को दूर करके नवीन चेतना, शक्ति एवं कार्य क्षमता प्रदान करती है। इस ऋतु के आगमन व सरस्वती पूजन के अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य धनंजय पांडे ने विस्तार से अपनी बात रखी। आज सरस्वती जी का जन्मोत्सव हम लोग विद्यालय में मनाते हैं, क्योंकि यह बसंत पंचमी का आज उत्सव है, क्योंकि माँ सरस्वती जी का आज ही उद्भव हुआ था। कहा जाता है कि प्रारंभ काल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ तो किया, परंतु सृष्टि में किसी भी प्रकार की सरसता नहीं थी, किसी के अंदर वाणी नहीं थी, बोली नहीं थी। ऐसे में भगवान विष्णु की अनुमति से ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती का उद्भव किया। माँ सरस्वती की कृपा से सभी प्राणियों के अंदर वाणी आई, उनके अंदर एक संगीत जागा, और तब से यह बसंत पंचमी का कार्यक्रम, माँ सरस्वती का पूजनोत्सव बसंत पंचमी के दिन ही हम लोग मनाते हैं। विद्यालय में खास तौर पर, चूँकि विद्या की देवी माँ सरस्वती हैं, बच्चों को यहाँ पर विद्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। इसके कारण से विद्यालय में इसका महत्व विशेष रूप से है। आज इसी उपलक्ष्य में हम लोग सरस्वती शिशु मंदिर में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किए और धूमधाम से माँ सरस्वती का पूजन करते हुए, उनकी आरती करते हुए आज हम लोग विद्यालय में यह कार्यक्रम संपन्न किए। विश्व कैंसर दिवस के क्रम में शनिवार को सीएमओ कार्यालय में जागरूकता अभियान के अंतर्गत कार्यशाला आयोजन सीएमओ की अध्यक्षता में किया गया।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए एनएसडी के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि धूम्रपान, तंबाकू, सुपारी, पान मसाला, गुटखा, शराब पीने से कैंसर को बढ़ावा मिलता है। विटामिन युक्त और रेशे वाला पौष्टिक भोजन कैंसर की रोकथाम में बहुत सहायक है। अधिक तले भुने, बार बार गर्म किए तेल में बने भोजन से भी कैंसर हो सकता है। वजन का बढ़ना, नियमित व्यायाम न करना, साफ सुथरे और प्रदूषण रहित वातावरण में न रह पाना भी कैंसर को निमंत्रण देता है। मुंह में सफेद दाग, बार बार होने वाले घाव और शरीर के किसी भी अंग या हिस्से में गांठ होने पर तुरंत जांच करानी चाहिए। कैंसर का जोखिम उम्र बढ़ने के साथ ज्यादा बढ़ता है। नियमित व्यायाम करें, जंक फूड से परहेज करें। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में हर वर्ष लगभग 76 लाख लोग कैंसर से दम तोड़ते हैं। 40 लाख लोग समय से पहले अर्थात 30 से 69 वर्ष आयु वर्ग में ही मर जाते हैं। अनुमान है कि वर्ष 2025 तक कैंसर के कारण समय से पहले होने वाली मौतों का आंकड़ा 60 लाख तक छू जाए। उन्होंने कहा कि जनपद में पहली बार एक ऐसा अभियान चलाया गया जो छात्र छात्राओं को जागरूक करेगी। इसके तहत विद्यालयों में अभियान चलाया जाएगा। विद्यार्थियों को कैंसर से जुड़ी जानकारी, कैंसर के प्रकार, कैंसर की रोकथाम और इससे बचने के उपाय एवं कैंसर की आनुवांशिकी से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। MOIC प्रत्येक 3-3 महीनों में स्कूल में डिबेट व प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि अब जब हम लोगों का प्रिवेंटेबल डिजीज का इरा ख़त्म हो गया, जब हम लोग डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में आ रहे हैं, विकासशील से विकास युक्त देश में हम लोग की गिनती हो रही है, तो हम लोगों ने प्रिवेंटेबल डिजीज को कंट्रोल कर लिया है। अब कैंसर, स्ट्रोक, ये सारी बीमारियां, हार्ट अटैक, यही सब आई हैं जिनको हमको NCD के माध्यम से कंट्रोल करना है और इस पर हमको विशेष ध्यान देना है। कैंसर की स्थिति ये है पूरे भारतवर्ष में कि पूरे भारतवर्ष में आपका जो कैंसर से मौतें होती है उसमें 40% मौतें टोबैको सेवन से, तंबाकू सेवन से होता है। तंबाकू का मतलब गुल, तंबाकू, हुक्का, पान मसाला, गुटखा इत्यादि है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जो पिछले साल का रिकॉर्ड आया है कि 9 लाख लोग भारत में कैंसर का से मरते हैं और सेवन लगभग आप 30% ऑफ द पॉपुलेशन करता है। तो इस बार आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश से हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं कि कैंसर अवेयरनेस जनरेशन के लिए विद्यालयों में हम लोगों ने बनाया है इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और हाई स्कूल। यहाँ पर हम सबसे पहले इसको टारगेट में ले रहे हैं और यहाँ पर हमारे MOIC एक रूटीन प्रोग्राम के तहत हर महीने में 3-3 विद्यालयों में इस पर डिबेट कराएंगे। इससे समाज में जनरेशन जाएगा और आप जानते हैं कि जो बच्चे हमारे हैं वो सबसे बड़े भारत के भविष्य हैं। तो बच्चों के माध्यम से और प्री एज ग्रुप जो 15 से लेकर 18 से 20 वर्ष के लोग हैं, उन लोगों के माध्यम से इस साल आजमगढ़ में एक जनरेशन चलाया जाएगा, एक इरा चलाया जाएगा। पहले कभी नहीं हुआ था, इस साल हम लोग चला रहे हैं जिससे टोबैको पर हम कंट्रोल पा सकें। टोबैको पर कंट्रोल पाएंगे, हम 40% ऑफ द कैंसर को ऐसे ही ख़त्म कर रहे हैं। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स का है, हम हेपेटाइटिस बी से लीवर का कैंसर होता है, मैं उसके लिए वैक्सीनेशन कर रहा हूँ। पैपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर होता है, उसके लिए वैक्सीन के लिए हम लोगों ने WHO को रिकमेंड किया है। प्राइवेट में लगती है, सरकारी तंत्र में भी इसको यूज किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस पर पूरा सतत प्रयत्नशील है। प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि एक कैंसर एक प्रमुख कारण है जो असामयिक मृत्यु का, जिसे हम अगर जागरूकता और सावधानियां बरतें तो उसको दूर कर सकते हैं। विश्व कैंसर दिवस मनाने का तात्पर्य यही है कि इस माध्यम से हम जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को जागरूक करें, उसके लक्षणों के बारे में बताएं, उसके कारण के बारे में बताएं और कैसे निकटतम स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, चिकित्सकों की सलाह लेकर के उसको पहचान सकें और उसका इलाज संभव कर सकें, ये प्राथमिकता होती है। तो ये अच्छा मंच एक वर्ष में एक दिन के रूप में मनाया जाता है, जिसके माध्यम से हम एक अच्छे बेहतर पैमाने पर सबके साथ ये संदेश बांट सकते हैं और उसका
समाज में लोगों में एक सकारात्मक पहल के तौर पर परिणाम आता है। इस उद्देश्य में हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए, ये कैंसर का सर्विलेंस के लिए कि कैसे हम अर्ली स्टेज पर विभिन्न चिकित्सालयों और सेवाओं के माध्यम से लोगों की जांच कर सकें, जिससे प्रारंभिक स्थिति में कैंसर का पता चल सके और उसका समय से इलाज हो सके, उसकी मॉर्टेलिटी को कम कर सकें। तो ये प्रयास होगा जिसमें अब हम लोग केवल जिला स्तर पर नहीं बल्कि प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से, और इवन कि अब तो हमारे पास CHOs हैं जो हेल्थ वेलनेस सेंटर पर नियुक्त हैं, उनके माध्यम से भी कैंसर स्क्रीनिंग और कैंसर के रोकथाम के उपायों के बारे में चर्चा और सेवाएं दे करके कैंसर पर नियंत्रण कर सकते हैं। रमा हॉस्पिटल नरौली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर ब्रजेश कुमार चौहान, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव और डॉक्टर SK चौधरी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। सभी प्रकार की ऑपरेशन की सुविधा, ICU, ICCU, 24 घंटे इमरजेंसी, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, डिजिटल एक्सरे, कैथ लैब एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।